जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज है 29 जनवरी। मैं हूं देवदत्त मिश्रा। आज आप जान रहे होंगे कि आज से सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो इस बजट सत्र के मद्देनजर मैंने जो है शुरू किया है बजट से रिलेटेड कुछ 2-3 महत्वपूर्ण टर्म, जिन्हें देख करके आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, और आप समझ नहीं पाते हैं। किताबों को पढ़ते हैं और आपके ऊपर से निकल जाता है। इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही सरल शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में। तो शुरुआत करते हैं बजट से। बजट शब्द की बात कर लेते हैं कि बजट शब्द बना कैसे। तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स में जो है पहले साल भर के लेखा जोखा को कहाँ पेश किया जाता था? एक चमड़े के थैले में लेकर के पेश किया जाता था, जिसे फ्रेंच भाषा में उस चमड़े के थैले को क्या कहा जाता था? बूजेट कहा जाता था। तो उस थैले को जब लोग देखते थे तो कहते थे बूजेट बूजेट बूजेट, और उस बूजेट से बजट शब्द की उत्पत्ति हो गई। यानी जो साल भर का लेखा जोखा है उसे क्या कहा जाने लगा? उसे कहा जाने लगा बजट। बजट का मतलब आप समझते हैं? बजट क्या है? सीधे शब्दों में बजट सिर्फ ये है कि आने वाला जो समय है उसमें हमें कितनी आमदनी प्राप्त होगी, संभावित आमदनी, और उस आमदनी को हम किस प्रकार से खर्च करेंगे। ठीक है, आमदनी और उसे हम किस प्रकार से खर्च करेंगे, उसकी योजना जो बनाई जाती है वो बजट के जरिए बनाई जाती है। यानी यूं कह लीजिए कि हम आमदनी कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में योजना बनाना, और अपने खर्चों को हम किस प्रकार से किस जगहों पर अनिवार्य रूप से खर्च करना है, नहीं करना है, उस बारे में योजनाएं बनाना। इन दोनों के बारे में सम्मिलित रूप से जो विचार होता है उसे क्या कहा जाता है? बजट। आपके अगर अपने घरेलू बजट की बात करें तो आप क्या देखते हैं कि आपको कितनी आमदनी होने वाली है। यानी अगर साल भर का हिसाब ले लें तो आप मन में अपना कल्पना करते रहते हैं कि इस साल यार हमको इतना पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए 2 लाख पेमेंट मिलने वाला है हमें, कुछ खेती से जो है 50-60 हज़ार की बिक्री हो जाएगी, और इसी साल जो है एक शादी निपटानी है। अब शादी निपटाने में आप अनुमान लगाते हैं शादी में मैं जो है 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। तो ये सब अनुमान लगाते पता चला खर्च कितना होता है? 4 लाख हो जाता है। और आमदनी आपकी कितनी हुई? 3 लाख। फिर खर्च कितना हुआ? 4-5 लाख। आप उसको पूरा करने के लिए लोन वगैरह ले लेते हैं। तो ये सबका जो हिसाब किताब है वही हिसाब किताब क्या है? बजट है। इसी प्रकार से सरकार भी क्या करती है? आने वाले समय के लिए, कब? आने वाले समय के लिए अनुमान लगाती है कि हमारे पास आमदनी क्या होगी, और उस आमदनी को हम किस मद में या किस नीतियों में समाज कल्याण के लिए किस हिसाब से खर्च करें। इस दोनों का लेखा जोखा सम्मिलित रूप से क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। ठीक है ना। बजट के बारे में संविधान क्या कहता है? तो संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है बजट शब्द तो लिखा नहीं गया है, क्योंकि बजट जो है कोई शब्द वास्तव में था ही नहीं। बजट से उत्पत्ति हुई और लोग बजट जो है समझने लगे। तो संविधान में अनुच्छेद 112 कहता है कि हर सरकार वर्ष एक बजट का समय होता है। बजट का समय, जो बजट का ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। यानी अगर बजट बनाया जा रहा है 2021-22 का, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ यह बजट 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के बीच में होने वाली आमदनी और खर्चों के हिसाब किताब के लिए जो है बजट जो है बनाया जा रहा है। हालांकि जब बजट बनाया जाता है तो उसमें जो है इस वित्तीय वर्ष के अलावा जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें क्या अनुमानित खर्च हुआ है, क्या अनुमानित प्राप्ति हुई है, और इसके एक और वित्तीय वर्ष पहले जो एक्चुअल अनुमान और खर्च हुआ है उसका भी विवरण रहता है। ठीक है ना। क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, अभी अनुमान लग रहा है कि हमको यहाँ से आमदनी ये प्राप्त होगी और हम खर्च ये करेंगे, लेकिन वास्तविक तस्वीर थोड़ी सी उलट जाती है। पता चला जो हमने अनुमान लगाया वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके बारे में जब अगला बजट पेश करते हैं तो उसमें जो है हम उसको बताते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ था और क्या हमने खर्च किया। एक अनुमानित होता है और एक साल और पहले की एक्चुअल तस्वीर हमारे पास आ गई रहती है। ठीक है ना। तो संविधान का जो अनुच्छेद 112 है वो कहता है कि एक एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट पेश किया जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में, जिसे आप बजट समझते हैं, इस वार्षिक वित्तीय विवरण में आने वाले समय के आमदनियों का, अनुमानित आमदनियों का और खर्चों का क्या रहेगा, लेखा जोखा रहेगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे ये समझते हैं कि आमदनी क्या है। और आमदनी में आप समझते होंगे तो 2-3 टर्म आता है। एक आता है, सुनते होंगे, सॉरी, एक होता है प्राप्ति। प्राप्ति कहने का मतलब जो है क्या आपको मिला, आमदनी क्या हुई। और दूसरा टर्म क्या होता है, व्यय। ठीक है ना, क्या आपने खर्च किया। प्राप्ति मतलब रिसिप्ट, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। प्राप्ति जो है 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। क्या कहते हैं भैया, राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति कहने का मतलब क्या है, आप अपने संदर्भों में समझें कि जैसे आपका अपना परिवार है, तो गेहूं है, चावल है, या आप कहीं नौकरी वगैरह करते हैं, तो इन सब से जो आमदनी आपको प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं आप, उसे आप कहते हैं राजस्व प्राप्ति कहते हैं। सरकार के संदर्भ में क्या बात है, सरकार के संदर्भ में टैक्स वगैरह से, कुल करों के संग्रहण से जो धनराशि प्राप्त होती है वो सरकार की राजस्व प्राप्ति होती है। वो क्या होता है, सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टर्म आता है, इसके बाद अगला टर्म आता है, उसको हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। क्या कहते हैं भैया, पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति क्या कहने का क्या मतलब है, जैसे आपका गेहूं चावल के अलावा तो आमदनी है, ये है, आपने क्या किया, आपने अपना 1 बीघा खेत बेच दिया। आपने अपना 1 बीघा खेत बेच दिया तो आपको कुछ आमदनी तो प्राप्त ही हुई, पैसे तो कुछ मिले हुए हैं, वो आपकी क्या प्राप्ति में जोड़ा जाएगा। लेकिन भैया ये प्राप्ति को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, क्योंकि इस प्राप्ति के वजह से हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो क्या है, असेट है, उसका हानि हो रही है, उसका लॉस हो रहा है। यानी फिर से समझ लें, राजस्व प्राप्ति का मतलब यह है करों के संग्रहण से सरकार को जो आमदनी प्राप्त होती है वो क्या होती है, राजस्व प्राप्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और किसी कंपनी या किसी अन्य चीजों के सेल से, जिससे पूंजी क्या होती है, कल ये संपत्ति घटती है, ठीक है ना, आपने अभी समझा, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल प्राप्ति, यानी क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति। इसका थोड़ा सा उदाहरण आपको बता दें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि एक पेट्रोलियम कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP। सरकार चाह रही है कि इसका जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। अब सरकार बड़ी चालाक है, सरकार इसको बेचना नहीं कह रही है, ठीक है ना, सरकार इसको नया टर्म नाम दे दिया है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश कहना, विनिवेशीकरण करना चाहती है कि इसका जो स्वामित्व है उसका आधा स्वामित्व क्या कर दें, हम बेच दें, ठीक है ना। और इस स्वामित्व को बेचने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कुछ पैसे प्राप्त होंगे, और इस पैसे को जो है हम, इस समय स्थिति बड़ी बुरी चल रही है, कोरोना की वजह से कुछ आमदनी तो हो नहीं रही सरकार को, चूंकि आर्थिक गतिविधियां पूरी ठप हो गई है, तो सरकार को इससे क्या मिल जाएगा, कुछ मनी मिल जाएगा, और इस मनी को क्या कहेंगे हम, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। पूंजीगत प्राप्ति मतलब जिस प्राप्ति से किसी असेट का क्या हो, लॉस हो, उसे क्या कहेंगे हम, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। अच्छा, प्राप्ति क्या हो गई, 2 प्रकार की, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, दोनों आपने समझ लिया। इसी प्रकार से 2 प्रकार का सरकार का व्यय है, एक को हम बोलते हैं राजस्व व्यय और दूसरे को हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। इसको भी आप अपने संदर्भों में समझें। राजस्व व्यय क्या है, आपने जितना कमाया उसको क्या कर दिया, कपड़ा खरीद लिया, आपने जो है खूब अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाया, अच्छी जगह घूमने टहलने चले गए, सारा पैसा आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस हिस्से में जो पैसा आपने खत्म किया उसे क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। यानी
यहाँ जो आपने खर्च किया है वो कभी आने वाला, लौट के आने वाला नहीं है, यानी उससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है। उस खर्च को हम क्या कहते हैं? सरकार का राजस्व व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 बीघा खेत लिखा लिया, कहने का मतलब सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो है रेलवे ट्रैक को बनाने में क्या किया? कुछ पैसे खर्च किए, या समझ लीजिए 20,000 करोड़ खर्च किया। तो ये क्या है? सरकार का पूंजीगत व्यय है। ये क्या है? सरकार का पूंजीगत व्यय है, यानी जो खर्च हुआ है उससे कुछ संपत्ति का निर्माण हुआ है। अब इससे आपके दिमाग में बात तो समझ में आ ही गई होगी कि राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। राजस्व व्यय को थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। सरकारी दृष्टिकोण से राजस्व व्यय खतरनाक माना जाता है, इसलिए क्योंकि भैया इससे कुछ निर्मित होने वाला नहीं है। जितना पैसा खर्च हो गया उतना पैसा खर्च हो गया। लेकिन अब चूंकि सरकार क्या है? सरकार के ऊपर बहुत दबाव रहता है। किसका? जनता का दबाव रहता है कि वह जनता को क्या करे? 2-2 हज़ार रुपये महीना दे दे, या कुछ करे, कुछ ऐसी नीति लगा दे सरकार को, जनता को सीधा फायदा हो। यानी राजस्व खर्च को बढ़ने से जो है सरकार को क्या होता है? मजा आता है। लेकिन जो वित्तीय स्थिति है वो देश की क्या हो जाती है? खस्ता हाल हो जाती है। इसलिए राजस्व व्यय पर नियंत्रण लगाया जाता है। और FRBM एक्ट 2003 में पास हुआ था। FRBM एक्ट कि आप जो है एक निश्चित सीमा से ज्यादा जो है राजस्व व्यय नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब टर्म समझते हैं कि टर्म क्या है। सबसे पहले जो टर्म आता है वो आता है राजकोषीय घाटा का, ठीक है ना। आपने अभी क्या समझा? आपने समझा आमदनी और खर्चा। आमदनी में समझा क्या? आमदनी में आपने समझा राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। खर्च में क्या आपने समझा? राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च समझा। अब आता है टर्म राजकोषीय घाटा का। ये क्या संदर्भ है? ये संदर्भ ये क्यों आता है? तो भैया इस समय स्थिति ये है कि सरकार के पास आमदनी क्या है? 50 रुपए की है, और जनता के दबाव में सरकार खर्च कितना कर देती है? सरकार खर्च कर देती है 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक खर्च कर देती है। तो भैया ये 60 रुपए और 50 रुपए का अंतर पूरा कैसे होगा? इस 60 रुपए और 50 रुपए के अंतर को पूरा किया जाता है लोन लेकर के। क्या लेकर के? लोन लेकर के। लोन किस रूप में लिया जाता है? एक तो सरकार बॉन्ड जारी करती है, दूसरा सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है, और इन सब के जरिए क्या करती है? सरकार मार्केट से जो है पैसे लेती है, ठीक है ना, लोन के रूप में। समझ गए ना। और उससे जो है अपने अधिक व्यय को पूरा करती है आमदनी कम होने की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए राजकोषीय घाटा क्या है, तो आप सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि किसी भी बजट को संतुलित करने के लिए जितना भी टोटल लोन हो, जितना भी आपने क्या किया हो, लोन लिया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब जितना भी आपने खर्च किया और उस खर्च को पूरा करने में जितना आपने मार्केट से लोन लिया, वो बाहरी लोन क्या कहलाता है? वो बाहरी लोन कहलाता है राजकोषीय घाटा। अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं भैया? फिस्कल डेफिसिट। कुछ लोग इसे फिजल बोलते हैं, फिजल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट। आपके समझ में आ गया ना। खर्च को पूरा करने के लिए बाहर से जो लोन लिया जाता है वो कैसा लोन होता है? वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। दूसरा जो टर्म आता है वो टर्म आता है राजस्व घाटा का। स्क्रीन पर दिख रहा होगा किसका टर्म आता है? राजस्व घाटा का। राजस्व घाटा को बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। अब राजस्व घाटा का कॉन्सेप्ट क्या है? तो राजस्व घाटा का सीधा सीधा फार्मूला ये है कि आपने राजस्व व्यय कितना किया और बदले में आपको राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। हर साल सरकार को राजस्व घाटा होता है। इसका कहने का मतलब सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है उसकी तुलना में सरकार ज्यादा खर्च करती है, ठीक है ना। सरकार पर भारी दबाव रहता है, या यूं कहें कि सरकार को टैक्स वगैरह से जितनी प्राप्ति होती है उन खर्चों को पूरा करने के लिए वो प्राप्ति जो है पूरी नहीं होती है, इसलिए सरकार व्यय लोन के रूप में लेकर के पूरा करती है। तो यह घाटा जो है, यह घाटा थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। क्यों खतरनाक माना जाता है भैया? क्योंकि यह जो खर्च हुआ है, यह खर्च हुआ है राजस्व व्यय के कारण।
किस व्यय के कारण? राजस्व व्यय के कारण। और राजस्व व्यय करने का मतलब ये हुआ कि इससे जो है किसी पूंजी का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि ये कह लीजिए कि आपने खाया पिया वो सब खत्म कर दिया। और राजस्व व्यय का मतलब क्या हुआ? जो आपने खाया पिया, घूमा टहला, इन सब में खर्च कर दिया। अपने संदर्भों में अगर समझें तो आपका राजस्व घाटा ये है कि आप 20,000 रुपये साल में कमाए और घूमने टहलने फिरने वगैरह में कितना खर्च कर दिया? 25 खर्च कर दिया। तो ये घाटा आपके लिए शुभ नहीं है। एक प्रकार का घाटा ये होता है कि आप कमाए 20,000 और आपने जो है 18,000 रुपये तो खाने पीने में खर्च कर दिया, लेकिन क्या किया? 7,000 रुपये का क्या कर लिया? कहीं खेत वगैरह लिखवा लिया। तो आपका घाटा तो हो गया, मतलब खर्च तो आपने 25,000 किया, लेकिन इस खर्च में आपने क्या किया? 7,000 की किसी संपत्ति का निर्माण कर लिया, इसलिए यह घाटा आपके लिए सहज आएगा, यह घाटा आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा फायदेमंद इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि भैया राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय जो आपने कर दिया वो दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है, समझ गए ना? वो दोबारा आपके पास उससे किसी संपत्ति का निर्माण होना संभव नहीं है, इसलिए सरकार को राजस्व घाटा नियंत्रण करना होता है, ठीक है ना? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कहां से होती है? राजस्व प्राप्ति होती है टैक्सों के कलेक्शन से। राजस्व व्यय किसमें होता है? जो सरकार नीतियां वगैरह बनाती है, जैसे मान लीजिए किसी को 2,000 रुपया हर महीना हर किसानों खाते में पैसा भेजना, या जो भी स्कीम्स है सरकार की, केंद्र सरकार की, उन सब में जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो क्या होते हैं? राजस्व व्यय के अधीन आते हैं, ठीक है ना? अगला एक टर्म आता है, उसे हम समझते हैं, उसे कहते हैं हम प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। अब आप कहेंगे कि ये क्या घाटा है? अभी राजकोषीय घाटा आपने समझाया, फिर आपने समझाया राजस्व घाटा, अब आप प्राथमिक घाटे की बात करें। ये इतना सारा घाटा हम क्यों देखें? तो राजकोषीय घाटा तो सीधा सीधा आपको बताता है भैया कि आपने मार्केट से कितना क्या किया है? लोन लिया है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक? ये बात समझ में आई? राजस्व व्यय का आपको दिखाता है, राजस्व घाटा आपको दिखाता है कि आपने भैया कितना फालतू खर्च कर दिया है, ठीक है ना? वो क्या दिखाता है? राजस्व घाटा दिखाता है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा का एक फार्मूला है, वो होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। अब ब्याज कहने का मतलब ये है कि हर साल सरकार लोन लेती चली आ रही है, तो जो लोन सरकार ने लिया है उस पर सरकार को ब्याज भी देना होगा। तो इसका कहने का मतलब प्राथमिक घाटा ये बताता है कि आपका जो राजकोषीय घाटा हुआ उसमें आपने पिछले साल पर कितना ब्याज दिया और नया लोन कितना लिया। यानी ये देखा जाए तो आपको दिखाता है शुद्ध इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लोन को। क्या दिखाता है? करंट फाइनेंशियल ईयर के कारण होने वाले लोन को दिखाता कौन सा है? प्राथमिक घाटा। भाई राजकोषीय घाटा में ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा, हर वर्ष का देना पड़ेगा। आपने पहले अगर लोन ले लिया है तो सरकार है, आपको देना ही पड़ेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्राथमिक घाटा क्या दिखाता है? प्राथमिक घाटा इस साल के लिए दिखाता है कि आप इस साल कितना जो है इफिशिएंट रहे, इस साल आपने कितना कम लोन दिया, ठीक है ना? यानी राजकोषीय घाटा में से आपने क्या कर दिया? ब्याज को घटा दिया, ठीक है? आपकी समझ में आई बात? हमने क्या समझा? हमने समझा राजकोषीय घाटा। दूसरा टर्म क्या समझा? दूसरा टर्म हमने समझा राजस्व घाटा, और तीसरा टर्म हमने समझा प्राथमिक घाटा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा कठिन है, आपके मस्तिष्क में अगर एक बार ना बैठे, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जो है एक बार आराम से पानी पीजिएगा, कोई किताब इकोनॉमी की लीजिएगा और उसे हल्के मूड में ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? जो भी आए उसको पढ़ करके फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, तो मेरा अनुमान है कि आपको बात जो है 100% अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? तो एक अनुरोध ये है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आने वाले 1 फरवरी को, अभी आज तो 29 फरवरी है, सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार बजट कब पेश करेगी? 1 फरवरी को पेश करेगी। 1 फरवरी को जब पेश करेगी तो सरकार जो बजट पेश करेगी उस बजट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार की नई योजनाएं क्या हैं, ठीक है ना? सरकार की
नई योजना क्या है और सरकार जो है कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है, उन सब के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के बाद, जब बजट संसद में पेश हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।